नमस्कार, स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में और मैं हूं इस बुलेटिन के साथ जुबैर खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी परिषद में 27 ओबीसी चेहरों को शामिल करने पर खुशी जताई है और पीएम नरेंद्र मोदी के काम की तुलना राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में लगातार एक के बाद एक कुल 5 ट्वीट किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय पीएम मोदी जी का नया मंत्रिमंडल वास्तव में संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे महापुरुषों ने, खासकर बाबा साहब और लोहिया जी जैसे चिंतकों ने देश में जिस प्रतिनिधित्व और जन भागीदारी की कल्पना की थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सरकार से लेकर समाज तक साकार हो रही है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि लोहिया जी का मानना था कि पिछड़ों को शक्ति देकर ही परिपक्व लोकतंत्र मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और ओबीसी नेतृत्व को मंत्रिमंडल में बड़ी भागीदारी देकर देश की जिम्मेदारी भी दी है। लोहिया जी आज होते तो अपने विचार बीज को फलित होते देख खुशी से भरे होते। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज जब देश इतने बड़े सार्थक और सकारात्मक सामाजिक बदलाव का साक्षी बन रहा है, दुर्भाग्य से कुछ लोग इसमें भी राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लोहिया जी से सीखना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन के बड़े काम जब शुरू होते हैं तो कुछ लोग आवेश में इसका विरोध करते हैं। उन्होंने लिखा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ओबीसी आयोग के गठन का भी विरोध किया था और जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भी अपमानित किया था। इन लोगों ने कभी भी आचार व्यवहार में डॉक्टर लोहिया के एक भी सिद्धांत का पालन नहीं किया। योगी ने लिखा, आशा है आज बाबा साहब और लोहिया जी को मानने वाले आवेश या राजनीतिक स्वार्थ की जगह इस बात को भी मानेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र संविधान की आत्मा को सच्चे मायनों में चरितार्थ कर रहा है। हम सब इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। दरअसल योगी इनके जरिए मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोहिया, कर्पूरी और अंबेडकर के विचारों को आत्मसात कर सियासत करने का दावा करती रही है, जबकि बीएसपी बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम के विचारों को आदर्श मानती है। पीएम ने यूपी, उत्तराखंड और गुजरात चुनाव को देखते हुए मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी, 21 दलितों को मंत्री बनाया है। यूपी से 7 चेहरों को शामिल किया गया है, इनमें 6 ओबीसी और दलित हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी मौजूद हैं। अवधेश जी, सीधे तौर पर मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और ये कहा है कि जिस तरह से उन्होंने ओबीसी कोटे को एक तरह से मद्देनजर रखते हुए, उन पर फोकस करते हुए उनको जो कैबिनेट में जगह दी है, उसका पूरे देश को शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन विपक्षी दल ये बार बार कह रहे हैं कि ये सब कुछ आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। क्या कहेंगे आप? जी जुबेर जी, सबसे पहले जो नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री हैं जो अभी बने हैं हमारे, उन सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी मंत्रीगण जो अभी नए बने हैं, अपने अनुभव और परिश्रम से मुझे पूरी उम्मीद है कि वोकल फॉर लोकल और मेक फॉर वर्ल्ड की दिशा में देश को आगे बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अद्वितीय भूमिका भी निभाएंगे, ये सभी मिलकर। और रही बात जो विपक्ष जो पक्षियां कस रहा है, जो तंज कस रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास इस समय कुछ मुद्दा तो है नहीं। यूपी का चुनाव अब आने वाला है, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो चलो इस पे भड़का लें लोगों को। इन्होंने कभी किसी के लिए तो किया नहीं, केवल एक विशेष समुदाय को छोड़कर एमवाई जो इनका चल रही थी राजनीति, वो इनकी अब खत्म हो चुकी है, विपक्ष की जो समाजवादी पार्टी की थी यूपी में। अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो अब ये क्या कहते हैं कि लोगों को भड़काते हैं कि भाई इन्होंने तो ये कर दिया, मोदी सरकार, योगी सरकार ने इन्हें क्या कहते हैं दलितों को भर्ती कर लिया, ओबीसी की पार्टी हो गई है। भाई इन्होंने क्या किया था जब इनकी सरकार थी? इनकी जब सरकार थी उस प्रदेश में, इन्होंने कभी किसी का विकास का सोचा ही नहीं। इन्होंने केवल राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सबका साथ, सबका विकास को लेकर चल रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में जो है जगह दी गई है, सभी को दी गई है। जी, पवन शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से 27 ओबीसी मंत्रियों को कैबिनेट के मंत्री की हैसियत दी गई है, उनको मंत्री बनाया गया है, क्या इसका वेलकम किया जाना चाहिए आपकी तरफ से भी, पूरे देश की तरफ से भी? देखिए, ये वाली वो वाली कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ओबीसी पे अत्याचार करते हैं, एससी एसटी पे अत्याचार करते हैं और उसके बाद में उनके मंत्रियों को उनके यहाँ से मंत्री भी बनाते हैं। लेकिन इनकी बातों में, जैसे कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत फर्क है।
ये मुखौटा कुछ और दिखाते हैं और अंदर कुछ और बातें करते हैं। अगर आप देखा जाए सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासनकाल में हो रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप 2-3 दिन पहले जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए हैं तो उनमें सबसे ज्यादा अत्याचार इन्होंने भाजपाई गुंडों ने किया है और वो सारा काम योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है और भाजपा और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ये तो बातें करने से कुछ नहीं होगा, कर दिखा के मतलब करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन पवन शर्मा जी, इसी उत्तर प्रदेश से, इसी यूपी से 7 मंत्रियों को भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है, इस पर आपकी कुछ राय? देखिए ये तो इनका अपना इंटरनल मामला है, जिसको भी मंत्री बनाए जिसको चढ़ाए, हमें इसमें कोई नहीं है। आप लेकिन उसमें ये भी देख लीजिए 42% मंत्री ऐसे बनाए गए हैं जिनमें हत्या और लूटपाट के मामले दर्ज है। जी, तो अवधेश जी क्या कहेंगे आप? ज्यादातर मंत्रियों के ऊपर इल्जाम लग रहा है, आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर पवन शर्मा जी, कह रहे हैं कि आपके ज्यादातर मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले से ही हत्या और ऐसे संगीन अपराध के तहत मुकदमे चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट्स में। देखिए जुबैर जी, ये जो हमारे पवन शर्मा जी हैं, इनकी ये जिस पार्टी से आते हैं उसका चरित्र अब पूरा देश का पूरा विश्व जान चुका है। ये उसी पार्टी से आते हैं जो टूल किट बनवाते हैं देश को तोड़ने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए। सेना पर सवाल उठाते हैं कि सेना को बोलते हैं ये गुंडा है और आतंकवादी कहते हैं भटका हुआ नौजवान। इस पार्टी के नेता हैं, तो इनके पास इनके अलावा कुछ काम नहीं है। इन्हें मैं बता दूं, अगर ये दलितों की बात कर रहे हैं, पवन जी सुनिए बात, पवन जी सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। ये कोई कांग्रेस का पारिवारिक मंच नहीं है, जैसे चाहोगे वैसा बोल दोगे यहाँ पर आकर। ये न्यूज चैनल है, यहाँ पर सोच समझ के बोलिए आप। ये कांग्रेस का परिवार का मंच नहीं है जहाँ आप बोल रहे हो अपनी मर्जी से। चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ। आपकी बात मैंने सुनी, आप मेरी बात सुनिए। पवन जी अवधेश जी को एक बार सुन लीजिए आप। कांग्रेस पवन जी मैं माफी चाह रहा हूँ, आपको मुझे एक बात बोलनी पड़ रही है। पवन जी एक मिनट आप सुन लीजिए अवधेश जी को क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ जुबैर जी, इसको बोलिए कांग्रेस का पारिवारिक मंच नहीं है, ये न्यूज चैनल है। बोलिए समझ के बोलिए, अपनी बात रखिए, उसके बाद पवन जी को मौका मिलेगा। बात कह रहा था, जो ये बात कह रहे थे कि कटनी करनी में, तो इनसे बता दूं जो पहले सरकारें थी, जिला बदायूं में दलित लड़कियां दोनों लड़की हुई पाई गई थी। वहां पर क्या किया था समाजवादी पार्टी सरकार थी ना उस समय, उन्होंने क्या किया दलित के लिए? वहां पर केवल तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा उत्तर प्रदेश में पहले कुछ नहीं हुआ। जो विकास हुआ है, सबका साथ सबका विकास जो हुआ है इस समय 2017 के बाद ही उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। पहले तो केवल अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए राजनीति करते थे लोग उत्तर प्रदेश में। और जो असली विकास हुआ है 2017 से, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश क्या, पूरा देश क्या, विश्व भी उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहा है। चलिए ठीक है अवधेश जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। पवन जी अब आप जवाब दीजिए। देखिए मेरे साथी जो भाजपा के हैं ये बोल रहे हैं कि चाल चरित्र की बात वो पार्टी बोल रही है जिसके सारे मंत्री बलात्कार के केस में हैं, बलात्कार के आरोप उन पे लगे हुए हैं। और अरे भैया बेल पर कौन? अवधेश जी अब आपको सुनना पड़ेगा एक बार पवन जी को। अवधेश जी माफी चाहूंगा, अब आपको सुनना पड़ेगा एक बार पवन जी क्या कह रहे हैं। आप नित्यानंद जी को भूल गए और उनको बरी करवाते हैं, उनके सारे केस योगी जी बाहर करते हैं। और सबसे ज्यादा अभी आप ये कह रहे थे कि बदायूं में किसी दलित महिला के साथ में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न आपके राज्य में हो रहा है। अभी कुछ पिछले दिनों आपने देखा होगा कैसे पुलिस ने रातों रात किसी की एक बच्ची की लाश को जलाया गया और उसको कैसे योगी सरकार द्वारा रोका गया लोगों को जाने से। तो ये तो सारा कुछ अन्याय जो कर रहे हो तो भाजपा सरकार कर रही है। कानून में उत्पीड़न जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ये तो सही है, अपने तक सीमित रखिए। अवधेश जी अब बताइए आप। देखिए जुबैर जी मैं बता रहा हूँ ना, ये तो ऐसी पार्टी से। अब ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक केस हुआ, गाड़ी काटी गई। इनके नेता ने सबसे पहले ट्वीट करते हैं कि क्या राम भक्त ऐसा कर सकता है, जबकि वो झूठा केस था। चाहते क्या है ये? वैक्सीन आई, वैक्सीन के ऊपर हमारे जो इन्होंने वैक्सीन बनाई उनके ऊपर इन्होंने सवाल खड़े किए इनके नेताओं ने। चाहते क्या है ये? अपनी बात तो करते नहीं है, दूसरों के ऊपर झांकते हैं। नहीं अवधेश जी ये बात सही है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है क्योंकि 5 राज्यों में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अकेले यूपी में 7 मंत्रियों को कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। यानी कि अगर एक किसी पर्टिकुलर राज्य का हम जिक्र करें, एक किसी खास राज्य के बारे में हम अगर बातचीत करें तो हम पाएंगे कि यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्रियों को कैबिनेट का मंत्री का दर्जा हासिल हुआ है। जी जी देखिए जुबैर भाई मैं बताऊं आपको, ये लोकतांत्रिक देश है, ये सभी जानते हैं जी। और मैं बताऊं यहाँ पर तो हर 3 महीने 6 महीने चुनाव होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये विस्तार किया गया। ये तो विस्तार होना था क्योंकि 27 मंत्री जो पद थे वो खाली थे। ठीक है, अब जो है सारे पद भर चुके हैं। अब जो विकास की जो गति होगी वो गति पहले से ज्यादा तेज चलेगी। ये तो इनके पास तो मुद्दा नहीं है कोई, इसलिए बौखलाए हुए हैं।
जी पवन जी, ये तो माननी पड़ेगी पवन जी आपको भी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हमेशा ऐसा होता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, संवैधानिक तौर पर ही हुआ है, कानूनी तौर पर ही हुआ है, जबकि मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है। तमाम अलग अलग राज्यों के मंत्रियों को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन आप लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बार बार सवाल ये उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं लगातार कि उन्हीं मंत्रियों को मौका मिला है जिनके ऊपर पहले से ही केस दर्ज है या अपराधों में वो शामिल रहे हैं। देखिए, ये इनकी पार्टी का, इनकी सरकार का अपना अंदरूनी मामला है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप एक आदमी को बदल दो, इतने आदमी को बदलने की दूर थी, आप एक आदमी को बदल दो, सारे सब ठीक हो जाएगा। कौन से आदमी का बारे में आप बातचीत कर रहे हैं? देखिए, हम जिसको चला रहा है, आप उसको बदल दीजिए, पूरा देश अपने आप ही बदल जाएगा, सारे लोग अच्छी तरह हो जाएंगे, सारी मैं तो कह रहा हूँ सारी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएंगी। चलिए ठीक है अवधेश जी, लेकिन एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, इस सवाल को जरूर आपसे पूछूंगा। जिस तरह से कई मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी भी की गई है, लगभग 7 मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया गया है, जिसमें रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े दिग्गज नेता भी शामिल रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियों के अलावा भी जो मीडिया गलियारे हैं उनमें भी ये चर्चा है कि जिस तरह से ऐसे दिग्गज मंत्रियों को बाहर किया गया है, उनकी छुट्टी की गई है, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे काबिल नेता को बाहर किया गया है कैबिनेट से, ये भी अपने आप में कई तरह के सवाल निशान आपकी पार्टी के ऊपर लगते हैं, पूरे संगठन पर लगते हैं बल्कि। बिल्कुल, देखिए जुबैर भाई, मैं बताऊं आपको, ये फिर बता रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी एक जमीन से जुड़ा हुआ संगठन है। यहाँ सभी को मौका मिलता है। यहाँ ये घर की, एक परिवार की पार्टी नहीं है जहाँ आज तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया हो। तो यहाँ तो मौका सबको मिलता है कि जो नीचे जो स्तर पर काम कर रहा है, बूथ स्तर पर, वो उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी मंत्री पद पर जाऊं, मैं भी विधायक बनूं, MP बनूं, फिर मंत्री बनूं। ठीक है, तो उनको सभी को ध्यान में रखते हुए सभी को चांस दिया जाता है। यहाँ पर सभी अपनी प्रतिभाओं को सामने लाकर रखें, सभी काम करें, देश हित में काम करें, इसलिए सभी को मौका दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को निकाला गया है, किसी को अलग किया गया है। जी पवन जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, इस बात से सहमत है कि बीजेपी में खास तौर पर तमाम तबकों का खास ख्याल रखा जाता है, तमाम धर्मों के मानने वालों का खास ख्याल रखा जाता है, चाहे किसी भी कोई जाति से ताल्लुक रखता हो, किसी भी समुदाय से कोई आता हो, बीजेपी में सबको बराबरी के साथ मौका मिलता है, क्या आप मानते हैं? लेकिन उनकी तस्वीरों करने में फर्क रहता है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अभी आप देखिए, जितना भी मंत्रिमंडल का रिसफल हुआ है, उसमें सिर्फ एक आदमी की, उसकी नाकामी को छिपाने के लिए उन्होंने सारा कुछ आडंबर रचा था, और वो आगे मैं तो पहले ही कहा है कि जितने मंत्री हैं, इसका मतलब ये सरकार फेल थी। जितने मंत्री बदले गए हैं, उनके विभाग बदले गए हैं, इसका मतलब ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। आपसे तो अध्यक्ष नहीं बदला जा रहा अभी तक, अपनी बात भी तो कहिए। आपसे अध्यक्ष नहीं बदला गया है, अध्यक्ष तो बना लीजिए अपनी पार्टी का कोई। लेकिन अवधेश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अगर खास तौर पर यूपी का हम जिक्र करें, यूपी में कुछ क्षेत्रीय दलों ने भी बीजेपी से किनारा किया है, जिसमें खास तौर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मौजूद है आपके सामने, और उन्होंने बार बार कहा भी है, ओम प्रकाश राजभर ने, कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में डूबता हुआ जहाज एक तरह से है। जी अवधेश जी, देखिए ऐसा है, डूबता हुआ जहाज है या तैरता हुआ जहाज है, ये जनता तय करेगी। 2022 में है और चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी का कोई मुद्दा नहीं है। तो जो आप भी जानते हैं, जो यूपी का विकास 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो पहले कभी विकास यूपी में नहीं हुआ। पहले केवल क्राइम को बढ़ावा दिया गया, कुछ लोगों का विकास हुआ था, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि किसका विकास हुआ था। वो योगी सरकार आने के बाद जो विकास यूपी का हुआ है, पहले ऐसा विकास पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुआ यूपी का। चहुमुखी विकास हुआ है। मैं नहीं कह रहा, पूरा देश का पूरा विश्व ये बात जानता है। तो अवधेश जी, क्या आप मानते हैं, कितना आप इस बात को मानेंगे कि 403 जो विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जीतते हुए देख पा रही है? देखिए, आने वाले समय में तो आप देखते रहिए, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा आप। जितनी विपक्ष पार्टियां हैं, पिछली बार तो कुछ सीटें आई हुई थी इनकी, इस बार इनका ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, चुल्लू पर पानी नहीं मिलेगा ना डूब मरने के लिए। लेकिन अवधेश जी, बीजेपी भी तो अपने दम पर इलेक्शन नहीं लड़ रही। आप 5 साल का जो योगी का कार्यकाल है, योगी आदित्यनाथ जी का, वो मुकम्मल हो ही जाएगा 2022 में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भी तमाम अलग जो छोटे छोटे दल हैं उनसे गठबंधन करना पड़ रहा है। आपकी भी पार्टी अलायंस के साथ चुनाव में उतर रही है। ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी का ही किसी से गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, BSP का है। आपकी भी पार्टी बड़ी पार्टी है, आप खुद भी मानते हैं, इकरार कर रहे हैं इस बात का, लेकिन बावजूद इसके आपकी पार्टी भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन की फिराक में है और कर रही है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर उसके लिए दरबार खुले हुए हैं जो राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहता है।
जो राष्ट्र से प्रेम करता है, राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है और राष्ट्र के हित के लिए काम करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी 2022 में, आप देखते रहिए। तो बाकी दल भी तो यही दावा करते हैं ना, बाकी दल भी तो अवधेश जी यही दावा करते हैं कि वो भी राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। कौन नहीं कहता कि हम राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहे? अगर दूसरे दल की यदि बात करें जुबेर भाई, तो दूसरे दल की तो हकीकत सब जानते हैं। ठीक है, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है उनकी हकीकत क्या है। उनके नेताओं, उनके तो कुछ दल तो ऐसे हैं जिनके नेताओं के मुखिया कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। महिलाओं के आरक्षण की बात आती है तो उनके जो पर्चे फाड़े जाते हैं भरी पार्लियामेंट में। ठीक है, वो भी दल के नेता वहां पर मौजूद हैं। तो सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश जनता बखूबी अपनी जान चुकी है कि कौन हमारा विकास कर सकती है और कौन हमारे ऊपर राजनीति करना चाहता है। यानी आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं अवधेश बिल्कुल के आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि 2022 में होने हैं, आपकी पार्टी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी यूपी में उभर कर सामने आएगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे बड़ा आपके पास अचीवमेंट क्या है इन बीते 5 सालों का अगर आकलन हम करें तो आपके पास सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है इन बीते 5 सालों में, कि इस मुद्दे को लेकर या इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर हम मतदाताओं के पास जाएंगे और उनको पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे कि जिस तरह से बीते 5 सालों में हमने विकास किया, आइंदा 5 सालों में भी इसी तरह से जो विकास की धारा है वो बहती रहेगी। कौन सी सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी पार्टी के पास? मतदाताओं के पास पूरा सबूत है। जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो ये भी जानती है किसने मंदिर पर से लाउड स्पीकर उतरवाए थे, किसने कांवड़ यात्रा पर रोक लगवाई थी, सब जानते हैं। ठीक है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। किसने विकास किया वो भी उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। लेकिन कांवड़ पे तो अभी जिताना है, किसको नहीं जिताना, कोविड चल रहा है जी। कांवड़ यात्रा पे तो आप कह रहे हैं ना, कांवड़ यात्रा पर रोक लगी, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी, तो अभी भी रोक है भाई। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने सरेआम लगाई थी, मंदिर पे से लाउड स्पीकर उतरवाए थे उन्होंने। जानती नहीं उत्तर प्रदेश की जनता क्या? चलिए ठीक है अवधेश उपाध्याय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है 3 बजे 3 खबर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में। बीजेपी मंडल प्रभारी सोमेश्वर ने विधायक आवास में मंडल के समस्त पदाधिकारियों और समस्त कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में विजय बनाने पर मंथन किया। उन्होंने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ लेवल पर जनता तक केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यों को पहुंचाने की बात भी की। प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित किया। पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को 2022 के लिए मेहनत करने का संकल्प लेने की जरूरत है, ये बात भी उन्होंने कही। इस कार्यक्रम में मंडल प्रभारी सुरेंद्र मेहता, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र केड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष खड़क सिंह नेगी, पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र जोशी, मंडल महामंत्री चंदन बिष्ट, उमेश मेहरा, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र नेगी, महिला मोर्चा अध्यक्ष लता पंत, शंकर मेहरा, सोमेश्वर मंडल के समस्त बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह इस वक्त पूरे हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। रोहित जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की कवायद एक तरह से शुरू हो गई है और उसकी बानगी हमारे सामने आई भी है, जिस तरह से आज बीजेपी के जो मंडल प्रभारी हैं सोमेश्वर, उन्होंने कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, समर्थकों की बैठक ली है और इस बैठक में एक तरह से ये कहा गया है, जोर दिया गया इस बात को लेकर कि बूथ लेवल से लेकर ही हमें आगे पहुंचना है और बूथ लेवल पर ही हमें दोबारा से मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल सुधीर, लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी वोट में आ चुकी है और हम ये देखो जब सभा चुनाव सभी संसदीय सीटों पर सभा के चुनाव प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण नए हैं, तो लगातार भाजपा पार्टी चुनाव से ही सभी बूथों चुनाव को जा रहा है। बीजेपी इसके अंदर पहले से संस्कार डेवलप किए गए हैं कि वो प्रत्येक बूथ से बूथ पालक और पन्ना प्रमुख तक बनाती है और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चुनावी मोड में आकर बिल्कुल जनता से संपर्क करती है और डोर टू डोर उनसे अब सरकार की बातें, केंद्र सरकार की बातें, प्रदेश सरकार की बातें, इन तमाम उपलब्धियों को जाकर वो डोर टू डोर रखती है।
तो ऐसे में सोमेश्वर ने जाहिर तौर पर जो मंडल प्रभारी हैं उन्होंने सभी बूथ लेवल पर जाने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को कहा है और कहा है कि अब पार्टी जो है चुनावी मोड में आ चुकी है, जिसके संकेत जो है संगठन से, दिल्ली से भी और प्रदेश संगठन से भी तमाम कार्यकर्ताओं को मिल चुके हैं और लगातार जो है निर्देश जो है केंद्रीय हाईकमान की तरफ से भी दिया जा रहा है कि अब समय कम है, लिहाजा सभी कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए। मुझे ये बात सही है कि बीजेपी के पदाधिकारी जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, बूथ लेवल पर पहुंच रहे हैं, उससे एक तरह से कहा जा सकता है और समझा भी जा सकता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनमें भी खास तौर पर सतर्कता देखी जा रही है, उनकी सक्रियता भी देखने में आ रही है। और यही वजह है कि बार बार तमाम लोग यही बोल रहे हैं कि जिस तरह से अब पार्टी ने उनको आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उन पर अमल करने की सबको जरूरत है। जिस जाहिर तौर पर हमने देखा है जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्योंकि अब वो गृह मंत्री हैं, अब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बीजेपी का जो चुनावी मैनेजमेंट है वो पूरे भारत में सभी राज्यों में बेहतर माना जाता है तमाम अन्य राजनीतिक दलों से, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल संगठित तरीके से और कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां लेके, जैसे मैंने आपको बताया कि बूथ पालक, पन्ना प्रमुख, यहाँ तक कि वो अलग अलग स्टेज पे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करती है और जनता तक डोर टू डोर पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों को बताया जाता है। तो चुनावी मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बेहतर है और लगातार केंद्रीय संगठन की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की ओर से भी अभी चुनावी मोड। अच्छा रोहित विक्रम सिंह जी, आमतौर पर पारंपरिक तौर पर देखा जाता है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आपसी मुकाबला होता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी शिरकत करने जा रही है उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में, और कल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक मीटिंग भी देहरादून और उत्तराखंड के आसपास के इलाकों में होनी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी की शिरकत से भी खासतौर पर बीजेपी के वोट्स पर प्रभाव पड़ सकता है, पोलराइज हो सकते हैं वोट्स? बिल्कुल जुबैर, हमने पहले भी देखा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है और दोबारा जब चुनाव होते हैं उसके बाद भी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज होते हैं, सरकार बनाते हैं। तो जो मुफ्त बिजली घोषणा और तमाम जो अन्य वादे अपने मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने किए थे, वो तमाम वादों को पूरा किया दिल्ली में, दिल्ली की जनता को तमाम सौगातें दी। अब ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता को दिया है। उत्तराखंड में तमाम पावर प्रोजेक्ट हैं और अधिकांश बिजली जो है भारत में उत्तराखंड में बनती है जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए। तो उत्तराखंड अन्य राज्यों को बिजली सप्लाई करता है, भेजता है और बेचता भी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि जिस राज्य में बिजली का उत्पादन होता है वहाँ के लोगों को फ्री बिजली क्यों नहीं मिलती। दिल्ली में बिजली का उत्पादन नहीं होता और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार ने दिया है। तो उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अब कल वो आएंगे और सीधे प्रेस के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे कि आखिर प्रदेश सरकार क्यों उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली नहीं दे रही है, जबकि उत्तराखंड में ही तमाम पावर प्रोजेक्ट है, ऊर्जा का उत्पादन, बिजली का उत्पादन उत्तराखंड में होता है। आज रोहित जी, ये भी कहा जा रहा है कि पुष्कर धामी जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, उनके ऊपर भी अपनी साख को बचाने की एक चुनौती एक तरह से होगी इन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो क्या इन बातों में कुछ दावा है, कुछ दम है? जी जुबैर, पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि केंद्रीय हाईकमान ने 5 साल के भीतर तीसरा मुख्यमंत्री दिया है। 4 साल का कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरा किया और 100 दिन के आसपास का कार्यकाल तीरथ सिंह रावत ने पूरा किया। तो पुष्कर सिंह धामी के सामने समय बहुत कम है और प्रदेश में पहले तो कांग्रेस पार्टी और आम भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से ही प्रदेश में पुरजोर तरीके से दस्तक देने से अब ये मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। अब जिस तरह से हमने देखा कि पूर्व में भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार उत्तराखंड में आते रहे हैं और पहली बार अब अरविंद केजरीवाल कल उत्तराखंड पहुंचेंगे, देहरादून पहुंचेंगे राजधानी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जो तमाम परंपराएं हैं उनको जीतने के लिए, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने अपनी बात जनता के सामने सही तरीके से रखी और अरविंद केजरीवाल ने जनता को अपने मैनिफेस्टो के जरिए, जैसा कि हम देखते हैं कि वो एक शपथ पत्र लिख के देते हैं, गारंटी कार्ड पे साइन करके जनता के सामने आप बातों को रखते हैं। तो अगर उत्तराखंड की जनता को साधने में अरविंद केजरीवाल की रणनीति काम कर गई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बीजेपी के सामने जाहिर तौर पर चुनौती बहुत बड़ी है और समय बहुत कम है।
जिस तरह से कई सारे 3 मुख्यमंत्रियों की एक तरह से फेरबदल हुआ गया देखा हमने उत्तराखंड में, तो कहा ही जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की अदला बदली हुई है उसे देखते हुए बीजेपी में अंदरूनी तौर पर भी गुटबाजी हो सकती है, गुटबाजी देखने को मिल सकती है। सियासी गलियारों में ऐसी भी खबरें हैं, इन खबरों में कहां तक सच्चाई है रोहित? जी, फिलहाल जो गुटबाजी वाली बात है वो तो फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इसको लेकर केंद्रीय हाईकमान लगातार फीडबैक लेता रहता है। तमाम जो प्रभारी बनाए गए हैं वो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेते हैं, और समय समय पर, चूंकि राजधानी देहरादून जो है दिल्ली है, तमाम केंद्रीय मंत्री और संगठन के बड़े नेता देहरादून आते रहते हैं और कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, संगठन के नेताओं का, पदाधिकारियों का फीडबैक लेते रहते हैं। हाँ, जो कुछ नाराजगी नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई, जो हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज और यशपाल आर्य ये लोग नाराज थे, तो इनको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इनको जो बड़े विभाग हैं, ऊर्जा, आबकारी और PWD, इनको देकर कहीं ना कहीं इनको। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुवार को पत्रकारों की ओर से अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्हें 3 लाख मजबूत अफगानी सुरक्षा बलों पर यकीन है। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का खंडन करते हुए कहा था कि यह मुमकिन नहीं है, कि उनका कहना था कि तालिबान के पास करीब 75,000 लड़ाके हैं, जिनका मुकाबला अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों के 3 लाख जवानों से मुमकिन नहीं। तालिबान ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की व्यक्तिगत टिप्पणी करार दिया है, और मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शहाबुद्दीन दिलावर का कहना था कि अगर वो चाहें तो 2 हफ्तों में ही पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि देश के 85% हिस्से पर उनका नियंत्रण स्थापित हो चुका है, और चीन के निवेशकों और कामगारों को वे सुरक्षा की गारंटी देंगे। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं, अगर वो निवेश को लेकर आते हैं तो हम बेशक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बेहद अहम है। शहाबुद्दीन दिलावर का यह भी कहना था कि विदेशी फौजों को शांति से अफगानिस्तान छोड़ने का मौका मिला है। शहाबुद्दीन दिलावर के नेतृत्व में तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा था। तालिबान का कहना है कि उन्होंने ये दौरा रूस के सरकारी निमंत्रण पर किया है। कुछ रोज पहले तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए ईरानी सरकार के निमंत्रण पर राजधानी तेहरान भी गया था। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अतीत में अलकायदा से जुड़े चीन के वीगर विद्रोही गुटों के साथ तालिबान के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और ये बात चीन की परेशानी का सबब रही है। व्हाइट हाउस में अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, अफगानिस्तान में एक और साल की लड़ाई का कोई हल नहीं है, बल्कि वहां अनंत काल तक लड़ते रहना एक बहाना होगा। तो फिलहाल 3 बजे में 3 खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।